हेलो स्टूडेंट्स। आज पढ़ेंगे हम फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज। तो फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी एक ऐसा चैप्टर है जो आपके एग्जाम में आना ही आना है। तो आप देखिएगा इस चैप्टर से बच नहीं सकते और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो कंपलसरी क्वेश्चन के अंदर भी आ जाते हैं। और चाहे आप सीए के स्टूडेंट हैं तो सवाल आना ही आना है, अगर आप सीएमए के अंदर भी हैं तब भी ये सवाल आएगा। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बैंकिंग कंपनी का चैप्टर जिस भी कोर्स में होता है उसमें से सवाल जरूर एग्जाम के अंदर पेपर सेटर जो है पूछता है। तो ध्यान रखिएगा ये जो सवाल है इस चैप्टर से आएगा। और देखिएगा वैसे भी आप लोग जानते हैं कि इंडिया के अंदर जो फाइनेंशियल सर्विसेज सिस्टम है जिसको हम BFSI बोलते हैं, यानी कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्रीज। तो उस इंडस्ट्री के अंदर एक बात आप ध्यान रखेंगे कि ये जो इंडस्ट्री है ये ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर कि काफ़ी प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है। और क्योंकि यहाँ पर मैन पावर की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है विद टेक्नोलॉजी, क्योंकि आप कस्टमर से जब इंटरेक्ट करते हैं तो, और सीधी बात क्या है कि जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें ऑडिटिंग का जो है बहुत बड़ा जो है रोल होता है। तो काफ़ी जो है ऑडिट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉड्स की और जो मिस्टेक है उनकी जो संभावना है हमेशा बनी रहती है। तो इस रीज़न से जो है हमें ऐसा लगता है कि ये जो भी बैंक्स हैं वहाँ पर जो है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए काफ़ी स्कोप रहता है, अकाउंटिंग से लिए भी और उसके अलावा ऑडिटिंग के प्रोसेस में भी, और उसके अलावा भी अगर वो प्रोफेशनल सर्विसेज दूसरे तरीके से अगर बैंकों को देना चाहते हैं तो वहाँ पर भी। और कुछ ऐसे ऑडिट्स होते हैं जो हमेशा चलते रहते हैं बैंकों के साथ, और जहाँ पर कि चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस जो है ब्रांच ऑडिट भी करते रहते हैं। तो एक सीए स्टूडेंट के लिए या एक सीए प्रोफेशनल के लिए बैंकिंग का जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और यही रीज़न है कि ये कोर्स के अंदर आपके में आता है। तो देखिएगा सबसे पहली बात अगर हम करें यहाँ पर कि ये जो चैप्टर है इसके अंदर है क्या चीज़ें, तो देखिएगा फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी है। तो आप समझते सकते हैं कि अगर बैंकिंग कंपनी का फाइनल अकाउंट है तो आप उसी तरीके से डील करेंगे जैसे कि फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज, सॉरी जैसे आप नॉर्मली बैंकिंग कंपनी के करते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें निकल कर आएंगी, वन इज़ द बैलेंस शीट एंड सेकंड इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर हम बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर मैं नेचर ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन भी आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा, और बेसिकली हम 8 एडजस्टमेंट जो है करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो वो एडजस्टमेंट है, सबसे पहली एडजस्टमेंट है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग, उसके बाद है बिल्स फॉर कलेक्शन, फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ बैंकिंग असेट्स एंड इट्स प्रोविजंस, यानी कि जो प्रोविजंस हैं बैंकिंग असेट्स पर उसकी बात करेंगे, उनका क्लासिफिकेशन करेंगे। ऐसी बैंकिंग असेट्स जिसका की जो है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन से जो गारंटी दे रखी है या DICGC ने गारंटी दे रखी है, तो उनके ऊपर प्रोविजंस किस तरीके के बनेंगे। उसके बाद अगर आप देखिएगा यहाँ पर तो हमने जो बात करनी है वो बाकी जो बातें हैं वो हम यहाँ पर करेंगे बाकी एडजस्टमेंट से संबंधित। तो फिर उसमें है अकाउंटिंग ऑफ कंटीजेंट लाइबिलिटी, जिसमें एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट्स एंड अदर ऑब्लिगेशन अकाउंट होता है। उसके बाद रिकॉग्निशन ऑफ इनकम्स है, तो कुछ इनकम्स बैंक की जो है एक्यूरल बेसिस पर होती हैं और कुछ जो है कैश बेसिस पर होती हैं। तो उन सब की बात जो है हम यहाँ पे करेंगे। तो सिंपल सी बात यहाँ है, तो एक्यूरल ऑफ जो है इनकम्स हैं वो भी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी वहाँ पे। तो सिंपल सी बात यहाँ पर हमें देखने के लिए जो मिल रही है कि जो एडजस्टमेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रही हैं। तो जो एडजस्टमेंट्स हैं उनका बहुत बड़ा जो है रोल है, ध्यान रखिएगा इस बारे में। तो आपको हम सबसे पहले जो है एडजस्टमेंट ही सिखाएंगे। तो अगर आप देखिएगा यहाँ पे कि अकाउंटिंग ऑफ कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ के बात है रिकॉग्निशन ऑफ इनकम्स, तो जो इनकम्स हैं वो कैसे बैंकों की रिकॉग्नाइज होती हैं। उसके बाद बैंक एक रेशियो कैलकुलेट करता है जिसको बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, तो उसकी कैलकुलेशन यहाँ पे सिखाएंगे। और बैंक की जो एडजस्टमेंट है SLR और CRR की, यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो की और कैश रिजर्व रेशियो की। तो इन सभी पहलुओं पर जो है हम बात करेंगे यहाँ पे। अब ये सारी जो एडजस्टमेंट है 1 बाय 1 करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहली एडजस्टमेंट हम करेंगे एडजस्टमेंट नंबर 1, और एडजस्टमेंट नंबर 1 है बिल्स डिस्काउंटिंग एंड रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। तो जो बिल्स डिस्काउंट किए गए हैं और उनके ऊपर जो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग है वो, तो ये एडजस्टमेंट समझने से पहले इसके ट्रांजेक्शन्स को आप समझिएगा। देखिएगा सबसे पहली बात क्या है कि जो बैंक्स हैं, बैंक एक बड़ा बेसिक सा काम करता है कि सस्ते रेट पे पैसा उधार लेता है, यानी कि जो डिपॉजिटर्स हैं उनसे सस्ते रेट पे पैसा उसको मिलता है, और उसके बाद वो क्या करता है उसको महंगे रेट के ऊपर लोन के रूप में बांटता है। इस पूरी कड़ी के अंदर जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन, और वही वास्तव में बैंक की अर्निंग का मेन सोर्स होता है।
इसके अलावा बैंक कुछ फीस बेस्ड काम भी करते हैं, यानी कि जो गारंटी वगैरह देते हैं वो, या कुछ और सर्विसेज जैसे लोकल फैसिलिटीज़ या इसी तरीके की जो सिमिलर सर्विसेज वो अपने कस्टमर्स को जो प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पर भी जो है फीस बेस्ड इनकम जो है उनको मिलती है। बट बेसिकली जो नेट इंटरेस्ट इनकम है दैट इज़ मेन सोर्स ऑफ अर्निंग, तो उनको एक इंटरेस्ट मिलता है और एक इंटरेस्ट देते हैं। तो उसी कड़ी में एक टर्म है बिल डिस्काउंटिंग एंड रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। आप लोग स्कूल में पढ़ते थे कि एक ट्रेडर बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बैंक के पास डिस्काउंट कराने जाता था। तो जब आप वो पढ़ते थे तो आपके टीचर आपको एक ही बुक्स बनाना सिखाते थे, यानी कि ड्रॉअर की बुक्स बनाना सिखाते थे, ड्रॉई की बुक्स बनाना सिखाते थे, यानी कि जिसने बिल एक्सेप्ट किया। और तीसरी पार्टी होती थी बैंक, अगर डिस्काउंट कराया तो, लेकिन बैंक की बुक्स नहीं सिखाई जाती थी। बैंक की बुक्स आपको क्यों नहीं सिखाई जाती थी? क्योंकि उनको पता था कि रविंदर सर आएंगे वो सिखाएंगे। तो आज हम वही एंट्री सीख रहे हैं जो आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर सीखते थे। कब? जब 11th स्टैंडर्ड के अंदर आप ड्रॉअर की बुक्स और ड्रॉई की बुक्स सीख चुके हैं। आपने किसकी बुक्स नहीं सीखी है? आपने बुक्स नहीं सीखी हैं बैंक्स की। तो बैंक जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करते हैं तो जनरली वो डिस्काउंट को रिसीव करते हैं। जितने दिन पहले जो मेच्योरिटी से बैंक पहले पैसा देता है पार्टी को, उतने दिन का वो ब्याज जो है अपने कस्टमर के उससे चार्ज करता है, और दैट इंटरेस्ट इज नोन एज एन डिस्काउंट अर्न। तो ये जो डिस्काउंट अर्न है या जो डिस्काउंट रिसीव है दैट इज ए इनकम फॉर द बैंक। बैंक ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज को खरीदा और उसकी ड्यू डेट से पहले जो है पेमेंट कर दी। तो बिल की ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर दी, और जितने दिन पहले पेमेंट कर दी उतने दिन का बैंक ब्याज लेता है। तो जब बैंक इस बिल को खरीदता है तो क्या एंट्री करता होगा, आप सोच के बताइए। बड़ा सिंपल है कि जब बैंक बिल खरीदेगा तो बिल बैंक की असेट्स हो गई, तो बिल्स परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट, और क्लाइंट के खाते में पैसे डाल देगा टू क्लाइंट्स अकाउंट। तो क्लाइंट के खाते में पैसे डालते तो बैंक कभी भी नगद पैसे नहीं देता। जो भी क्लाइंट होता है उन्हीं के लिए ही जो है वो सर्विसेज देता है, तो उनका एक अकाउंट खोलता है, या अकाउंट ऑलरेडी है तो उस अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। उसके बाद जो डिस्काउंट्स हैं वो उसको रिसीव करता है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट इनकम हो जाती है बैंक की। अब बात ये आती है कि जब वो डिस्काउंट आप रिसीव करते हैं, अगर वो उसी पीरियड के अंदर, उस पीरियड के अंदर जिस पीरियड के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज दिया था वो अगर उसी फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट हो जाता है, मान लीजिएगा आपने 1 फरवरी को बिल जो है बिल ऑफ एक्सचेंज जो है रिसीव किया 3 महीने के लिए, तो फरवरी, मार्च और अप्रैल के लिए आपने बिल डिस्काउंट किया, बट योर अकाउंटिंग इज क्लोज्ड ऑन 31st मार्च। आपकी अकाउंटिंग 31st मार्च को क्लोज हो जाएगी, बट योर बिल ड्यू डेट इज स्टिल अप्रैल और द फर्स्ट वीक ऑफ मे। In that case, the total amount of the discount received can't be recognized as the income of the bank because the whole income is not related to the first financial year। तो सिंपल सी बात ये है कि जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर उससे संबंधित तो है ही नहीं, बिकॉज सम पोर्शन इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो जब डिस्काउंट को हम क्रेडिट करेंगे P&L अकाउंट के अंदर, बैंक की बुक्स के अंदर, तो डिस्काउंट का वो पोर्शन दैट इज related to the next financial year, that is the unexpired amount of the discount will be transferred to the separate account that is known as a rebate on bill discounted account। मान लीजिएगा आपने एक 30,000 रुपये का बिल 3 महीने के लिए 3,000 के डिस्काउंट पे किया और 27,000 आपने क्लाइंट को दे दिए। और फरवरी और मार्च के 2 महीने के जो इंटरेस्ट था वो आपको बनता था 2,000 रुपये, और जो अप्रैल के महीने का था वो 1,000 रुपये। तो जब आपने डिस्काउंट रिसीव किया तो उसको 2 एंट्री में डालेंगे। पहली एंट्री में तो क्या करेंगे कि पहली एंट्री में आप एक ही बात करेंगे कि जो 2,000 रुपये है वो तो आप ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पर? अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो 1,000 रुपये का अमाउंट है दैट विल बी ट्रांसफर टू द अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट अकाउंट। और अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, लेकिन हम ये दोनों नाम नहीं बोलेंगे, उसकी जगह एक नया नाम दिया है हमने, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट। तो हम रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट में उस वैल्यू को ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर है बात? तो सिंपल सी बात ये है कि हमने 3 एंट्री की। पहले बिल्स परचेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड टू क्लाइंट अकाउंट, दूसरी एंट्री डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, द रिलेटेड अमाउंट ऑफ द डिस्काउंट अर्न्ड, या हम कह सकते हैं कि रेलेवेंट अमाउंट ऑफ द डिस्काउंट रिसीव्ड फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर विल बी ट्रांसफर्ड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड द अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट विल बी ट्रांसफर टू द रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट अकाउंट। तो तीसरी एंट्री करेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट। और जैसे ही नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाएंगे, क्योंकि ये इनकम जो रिबेट थी दैट इज इनकम ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो इस इनकम को हम एक रिवर्स एंट्री के माध्यम से अगले साल में डाल देंगे, यानी कि रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो जैसे अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाएंगे तो हम इसकी रिवर्स एंट्री कर देंगे। तो यही इसका करेक्स है, और यही यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इसका पूरा सवाल है। तो आइएगा अब यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा डिस्काउंट, बिल डिस्काउंटेड एंड रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट।
अब ये देखिएगा यहाँ पे सबसे पहली एंट्री क्या करेंगे, बिल डिस्काउंटेड बाय बैंक। और बिल डिस्काउंट किया है बैंक ने तो क्या करेंगे आप बताइए, बिल्स परचेज एंड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, बिल्स परचेज एंड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट इसको करेंगे टू क्लाइंट्स अकाउंट या कस्टमर्स अकाउंट, और डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद क्या है कि बिल्स ट्रांसफर टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट, यानी कि जो डिस्काउंट ऑफ बिल्स है, जो डिस्काउंट ऑन बिल्स है, ट्रांसफर टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट। तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, यानी कि जो अनएक्सपायर्ड अमाउंट है जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है और जो इस साल की इनकम है दैट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू पी&एल अकाउंट। और जब आप नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो जो रिबेट वाली एंट्री है वो रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि जो लास्ट में आपने जो अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट है वो नेक्स्ट ईयर का है। आइएगा अब एक छोटे से एग्जांपल से आपसे बात करते हैं। ऑन 1/2/2019 एक्स बैंक लिमिटेड परचेज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 1 लाख एट 12% पर एनम, 12% के हिसाब से खरीदते हैं फॉर 3 मंथ्स, शो द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द बैंक। तो देखिएगा अगर 1 फरवरी को लिए और 3 महीने का बिल है तो 2 महीने की इनकम तो पी&एल में चली जाएगी और 1 महीने की इनकम कहाँ चली जाएगी, 2 महीने की तो पी&एल में, 1 महीने की रिबेट में। तो डिस्काउंट बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू क्लाइंट्स अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। उसके बाद क्या करेंगे, जो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू बिल्स बिल द रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, तो 1000 रुपये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है तो वहाँ डाल दिया, और जो पी&एल की फिगर है जो डिस्काउंट रिसीव्ड टू पी&एल अकाउंट। तो 3 एंट्री, अगर इन 3 एंट्री को लेजर पोस्टिंग करने लगेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले 1 तारीख दूसरा महीना 19 अगर ईयर है यानी कि 1 फरवरी 2019, तो बिल्स परचेज अकाउंट में डाला आपने 3000 रुपीज़, उसका एक हिस्सा रिबेट में चला गया, एक हिस्सा पी&एल में चला गया। तो जो रिबेट में गया तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, और जो पी&एल में गया वो टू पी&एल अकाउंट। और रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट का जो अमाउंट है ये डिस्काउंट रिसीव्ड से ट्रांसफर हुआ है और ये बैलेंस शीट रह जाएगा। अब जब नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट, ये जो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड है ये बैलेंस शीट है। तो नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर में हो जाएगा बैलेंस बीडी। डन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, एक्स बैंक लिमिटेड परचेज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 50 लाख ऑन 1/2/2018 एट 12% पर एनम, कितने रेट से, 12% फॉर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। तो सेम है, 50 लाख का बिल है इस बार और 3 महीने के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर 12% है। और 1/3/2000 अनदर बिल ऑफ, ये नेक्स्ट ईयर में, देखिए ये 18 में था ये 19 में था, तो कहता है 1 साल बाद, 1 साल नेक्स्ट ईयर, ध्यान रखना 18 है या 19 है, 1 साल 1 महीने बाद एक तरीके से 1/3/2019 को परचेज अनदर बिल ऑफ 60 लाख एट 18%, और जो दूसरा बिल है वो 60 लाख का खरीदा, शो द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी फॉर 2017-18। तो देखिएगा सबसे पहले हम पहले साल की एंट्री करते हैं 2018 की। हमने बिल खरीदा 50 लाख का, क्लाइंट के अकाउंट में डाल दिया, डिस्काउंट कितने दिन का है, अब डिस्काउंट देखिएगा कितना है, 50 लाख है, और 50 लाख का डिस्काउंट कितना होगा, 50 लाख का डिस्काउंट बताओ कितना परसेंट है, 12% है, और कितने महीने का है, 3 महीने का, 3/12। तो ये अमाउंट कितना निकल कर आ गया, ये आ गया 1,50,000, और ये 48,50,000 क्लाइंट में डाल देंगे। अब ये बिल 2 महीने तो हमारा पी&एल से रिलेटेड है और 1 महीने कहाँ से रिलेटेड है, रिबेट से। तो 1,50,000 का जो 2 महीने का बिल है वो तो हमने डाल दिया पी&एल में, यानी कि जो 2 महीने की इनकम है, यानी कि 1.5 लाख का 2 महीने का 2/12, और जो 1.5 लाख का 1 महीना क्योंकि वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है वो डाल दिया रिबेट में। क्लियर है बात। तो ये एंट्री हमने एक ही साथ मर्ज कर दिया, आप चाहें तो अलग भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ईयर के अंदर जब एंट्री होगी 31/3/2018 को, तो आप बताइए कि एक एंट्री कब आएगी, एक एंट्री आएगी 1/4/18 को। 1/4/18 को ये जो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड है ये कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, ये रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो ये जो रिबेट वाला था ये यहां ट्रांसफर हो जाएगा 50,000। अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर फिर बिल आ गया 60 लाख का, उसको डिस्काउंट करा लिया। अब देखिएगा ये इनकम 50,000
प्लस 270, तो ये इनकम बनेगी इस साल की 50 प्लस 270। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि रिबेट फिर आ गई, क्योंकि इस 270 में से 2 महीने अगले साल से रिलेटेड है। तो जो 2 महीने की इनकम है वो कहाँ डाल दोगे आप? रिबेट में। तो आप देखिएगा ये जो टोटल अमाउंट है ये कितना हो गया? 270 प्लस 50, 270 प्लस 50, तो कुल कितना हो गया? 370। इसमें से रिबेट कितनी जाएगी? रिबेट कितनी है? ये 2,70,000 के बिल पर 2 महीने अगले साल से रिलेटेड है, तो 2/12, तो 2/12 में चला गया 180, और ये जो 1,90,000 है ये P&L में चला गया जो इस साल की इनकम है। ये देखिएगा 270 में से एक तो 90,000 है इस साल की, और जो पिछले साल 50,000 आए थे वो, राइट। तो ये जो 50,000 थी पिछले बार की ये, और ये दोनों मिलाकर थे 320। अब 320 में से 180 ये चला गया, और 90 और ये 1 हो गया 140। तो ये देखिएगा तो P&L में कितना चला जाएगा? 140। इस 270 में से इस साल की कमाई 90,000, और ये जो 50,000 पिछले साल की रिबेट थी वो इस साल की कमाई है, तो 90 प्लस 50 140। अगर आप चाहें तो इकट्ठा भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से जो है रिबेट की एंट्री करते हैं। और ये रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट ये पिछले वाली एंट्री थी जो ऊपर डालनी थी, ये तो लेट पीछे डाल रखी है, ये मैंने ऊपर ही कर दिया आपके। अब इसी की लेजर पोस्टिंग करेंगे तो रिबेट अकाउंट बन जाएगा। जैसे रिबेट अकाउंट में सबसे पहले देखिएगा डिस्काउंट रिसीव्ड टू बैलेंस ईडी, टू बैलेंस बीडी टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड से आते हैं तो जो लेजर पोस्टिंग है उसको देखिएगा, आपको बात समझ में आ जाएगी। अब इसी तरीके से जो ये बैलेंस बीडी बचा है ये तो डिस्काउंट रिसीव में चला गया। इसी तरीके से लास्ट में एक एंट्री आ गई 180, ये एक ही अकाउंट है, ध्यान रखिएगा पूरा ये कंप्लीट यहाँ तक, और ये लास्ट में फिर बैलेंस बच जाएगा टू बैलेंस शीट। ये लेजर पोस्टिंग किया हमने और कुछ नहीं किया। इसी तरीके से डिस्काउंट रिसीव्ड था, पहले साल 150 मिला, 50,000 रिबेट में चला गया, 1 लाख P&L में। अब ये जो 50,000 की रिबेट थी दोबारा से एंट्री से फिर आ गई 50,000, 270 इस साल लिया है, तो कुल हो गया 320। 320 में से 180 तो रिबेट चली गई 2 महीने की, और जो बाकी बच गया वो हमारा प्रॉफिट है, तो ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये हमारा प्रॉफिट है। उम्मीद करता हूं ये एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा अगली एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं बिल्स फॉर कलेक्शन। अब देखिएगा बिल्स फॉर कलेक्शन में आपने करना क्या है। ये जो बिल्स फॉर कलेक्शन है ये क्या चीज होती है, पहले सबसे पहले ही समझिएगा। देखिएगा जो बिल्स फॉर कलेक्शन है ये एंट्री है क्या, पहले इसको समझते हैं तो फिर आप आराम से इसको पूरा समझ पाएंगे। देखिएगा बिल्स फॉर कलेक्शन का मतलब होता है, बिल्स फॉर कलेक्शन का मतलब होता है कि बैंक एज ए एजेंट काम कर रहा है। मैंने आपको कहा था ना फीस बेस्ड इनकम भी वो लेते हैं एजेंट की तरीके से। मतलब कि जब क्लाइंट कहेगा जब देखो मेरा बिल है कलेक्ट करके ले आना, ये वही एंट्री है जो आप सीपीटी में या सीए फाउंडेशन में पढ़ते थे, बिल ऑफ एक्सचेंज में या 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे। और वहां पर क्या होता था, वहां पे 4th केस होता था व्हेन द बिल इज सेंट टू द बैंक फॉर द कलेक्शन। यानी कि बैंक के पास कलेक्शन के लिए जो है ट्रेडर जो है या बिजनेसमैन जो है या ड्रॉअर जो है वो बिल भेज देता था, और जब मैच्योरिटी आती थी बैंक कलेक्ट करके कस्टमर के अकाउंट में डाल देता था। अब यहां उसी तरीके से अगर बैंक की बात करें तो बैंक बिल कलेक्ट करके लाएगा, वो उसका मालिक तो है नहीं। तो अल्टीमेटली बैंक यहां पर एक तरीके से कस्टोडियन है, उस बिल को रखेगा, उस पर वर्क परफॉर्म करेगा और फिर उसको वापस लौटा देगा, बदले में अपना कमीशन ले लेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट की एक्ट की बात करें तो बैंक यहां पर उस बिल ऑफ एक्सचेंज को बेलमेंट में रखता है एक काम परफॉर्म करने के लिए, और वो वर्क उसने परफॉर्म करना है, उस बिल को कलेक्ट करके लाना है और कलेक्ट करके जो है कस्टमर के पैसे दे देने हैं। तो दैट वर्क इज नोन एज एन एजेंसी वर्क फॉर द बैंक। तो बैंक एक तरीके से एजेंसी का काम करता है, एजेंट की भांति काम करता है अपने क्लाइंट के लिए, उसका बिल कलेक्ट करके लाता है। कलेक्ट हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो डिसऑनर कर देता है, बदले में अपने चार्ज ले लेता है। तो वो जो चार्ज लेता है वो एक अलग अकाउंटिंग में क्लाइंट के खाते से कटते हैं। तो यहां पर ये जो अकाउंट है, दीज अकाउंट्स आर मेमोरेंडम अकाउंट। इस मेमोरेंडम का जो बैलेंस है वो बैलेंस शीट के अंदर फुट नोट में डाला जाता है कि ये कितने बिल इस साल बैंक ने कलेक्ट किए। हालांकि बैलेंस शीट के टोटल में इसको शामिल नहीं करते, तो टोटल में तो शामिल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन बैलेंस शीट के नीचे लिख के देते हैं जिससे कि यूजर ऑफ अकाउंट को ये पता चल जाए कि बैंक कितने बिल कलेक्ट करता है साल भर के दौरान, यानी कि बैंक का साइज किस तरीके का है, बैंक की बिल फॉर कलेक्शन की कितनी बड़ी बिजनेस है। तो कितना बड़ा बिजनेस बैंक का बिल्स ऑफ कलेक्शन का है वो भी जो है इससे आपको पता चल जाता है। तो यहां पर आप देखिएगा जो भी बात हम आपके साथ कर रहे हैं
उसके अंदर सबसे बेसिक बात मैंने आपके साथ बोली कि द कंसेप्ट इज मस्ट, तो आपको उसको कंसेप्ट को सीखना है। आप कंसेप्ट सीख जाएंगे, चैप्टर में कुछ है ही नहीं। तो देखिएगा, सबसे पहली बात है कि अगर जब बिल कलेक्शन होने के लिए आएगा तो आप सोच के देखिए क्या एंट्री होनी चाहिए। हालांकि आपको स्क्रीन पे दिख रही है, देखिए बैंक के लिए वो असेट्स बन गई क्योंकि बैंक उसके बदले में पैसे ले सकता है, बट एट द सेम टाइम वो तो एक एजेंट की भूमिका में है, बिल के प्रति उसकी लाइबिलिटी भी है, यानी कि जो बिल के पैसे आएंगे वो उसके पास तो आने नहीं है। तो ये एक मेमोरेंडम अकाउंट है। मेमोरेंडम अकाउंट का मतलब है दैट अकाउंट नॉट पार्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम, बट ये बुक्स ऑफ अकाउंट जो है मेंटेन करने पड़ते हैं जिससे कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से या बखूबी तरीके से जो है प्रेजेंट कर सकें। तो इसी कड़ी के अंदर हम बात करते हैं आगे। अब आगे हम बात करेंगे तो बात करेंगे बिल्स फॉर कलेक्शन की। तो आइएगा, बिल्स फॉर कलेक्शन में क्या होता है। तो देखिएगा, सबसे पहली बात, व्हेन बिल इज रिसीव्ड बाय द बैंक फॉर कलेक्शन, तो पहली एंट्री डालेंगे बिल्स फॉर कलेक्शन असेट्स अकाउंट, और सेम टाइम पर बिल फॉर कलेक्शन लायबिलिटीज अकाउंट। तो हम एक एंट्री डालेंगे, क्या डालेंगे, बिल्स फॉर कलेक्शन, और ब्रैकेट में डाल देंगे असेट्स, बिल्स फॉर कलेक्शन असेट्स अकाउंट, और दूसरा सेम टाइम पे क्या डाल देंगे, बिल्स फॉर कलेक्शन लायबिलिटीज अकाउंट। अब जब बैंक इन बिल को कलेक्ट करेगा तो उसके पास पैसा आएगा, लेकिन वो पैसा अपने पास नहीं रखना, क्लाइंट के खाते में डालना है। तो ये जो लायबिलिटीज थी ये खत्म हो जाएगी, और ये जो असेट्स थी ये भी खत्म हो जाएगी। अगर डिसऑनर हो जाए तब भी यही एंट्री होती है, ध्यान रखना, क्योंकि बिल तो खत्म हो गया और असेट्स भी खत्म, लायबिलिटी भी खत्म। इफ बिल इज डिसऑनर्ड, अगर बिल डिसऑनर होगा तब भी यही एंट्री होगी, सेम एंट्री है, चाहे कलेक्ट हो चाहे डिसऑनर हो। तो बिल्स फॉर कलेक्शन लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन असेट्स अकाउंट। अब ये जो सवाल है ये एग्जाम के अंदर आता है, तो केवल 4 नंबर का। आपको 3 डिटेल दी होंगी, ओपनिंग बिल्स, ओपनिंग बिल्स जो ओपनिंग शुरू में बिल्स हैं वो, जितने बिल्स कलेक्शन के लिए मिले वो, जितने बिल मैच्योर हो गए वो, जितने बिल डिसऑनर हो गए वो, और बाकी क्लोजिंग बैलेंस आपने निकालना है। अब देखिएगा, इसी के अंदर अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 है जिसकी हम बात करेंगे। तो ये बैंकिंग का चैप्टर है हमारा, बैंकिंग का चैप्टर पेज नंबर 59 पे। तो हमें चलना है क्वेश्चन नंबर 25 पे। ये देखिएगा, आपके सामने आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्स फॉर कलेक्शन 51 लाख रुपए के, यानी कि शुरू की जो वैल्यू है वो कितनी है, 51 लाख। शुरू की वैल्यू है 51 लाख। शुरू की वैल्यू 51 लाख। ड्यूरिंग द ईयर बिल्स रिसीव्ड फॉर कलेक्शन 75 लाख। बिल्स कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर 2005, 2006, 98,47,000। बिल्स डिसऑनर्ड एंड रिटर्न ड्यूरिंग द ईयर, तो जो डिसऑनर्ड बिल हैं वो कितने हैं, 27,10,000। प्रिपेयर बिल्स फॉर कलेक्शन असेट्स अकाउंट एंड बिल्स फॉर कलेक्शन लायबिलिटीज अकाउंट। अब देखिएगा, यहां पर हमें सबसे पहले क्या है, ओपनिंग बैलेंस है, हम अकाउंट बनाते हैं बिल्स फॉर कलेक्शन असेट्स अकाउंट। सबसे पहले बैलेंस भी है 51 लाख, 75 लाख के और बिल मिले, 98,47,000 के कलेक्ट हो गए, बिल्स डिसऑनर हो गए 27,10,000, बाकी बैलेंस बचा 43। इसी तरीके से बिल्स फॉर कलेक्शन लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट साइड से शुरू होता है, असेट्स का बैलेंस आप लोग जानते हैं डेबिट साइड से शुरू होता है। ये एंट्री क्रॉस पोस्टिंग हो गई, ये एंट्री क्रॉस पोस्टिंग हो गई, ये एंट्री क्रॉस पोस्टिंग हो गई। बस फर्क क्या है, फर्क ये कि इसमें बिल्स फॉर कलेक्शन असेट्स अकाउंट लिखना है, इसमें बिल्स फॉर कलेक्शन लायबिलिटीज अकाउंट लिखना है। तो ये एंट्रीज हमने कर रखी है, तीनों एंट्री है बिल्स कलेक्शन के लिए मिले 75 लाख, बिल्स कलेक्ट हो गए 98,47,000। जो है बिल्स जो है आपने कलेक्ट किए
वो जो लाइबिलिटीज़ में थे वो कलेक्ट नहीं हो पाए, जो डिसऑनर हो गए। उसके बाद देखिएगा बिल्स फॉर कलेक्शन असेट्स अकाउंट, बैलेंस बीडी 51 लाख, बिल्स फॉर कलेक्शन लाइबिलिटीज अकाउंट, ये आ गया। बिल्स कलेक्टेड, बिल्स रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट फॉर कलेक्शन। उसके बाद है बिल्स फॉर कलेक्शन लाइबिलिटीज अकाउंट। बिल्स फॉर कलेक्शन लाइबिलिटीज अकाउंट एक डिसऑनर वाले बिल है, एक कलेक्शन वाले बिल है, और ये वैल्यू बच गई बाय बैलेंस शीट। उसके बाद देखिएगा बिल्स फॉर कलेक्शन लाइबिलिटीज अकाउंट, बैलेंस बीडी है 51 लाख, बिल्स फॉर कलेक्शन असेट्स अकाउंट 78 लाख, बिल्स फॉर कलेक्शन असेट्स अकाउंट, बिल्स फॉर कलेक्शन असेट्स अकाउंट बैलेंस इज 43,000। तो आपकी दो एडजस्टमेंट हो गई, तो एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गई है, एडजस्टमेंट नंबर 2 हो गई है। आइएगा अब बात करते हैं अगले एडजस्टमेंट पे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ध्यान से समझिएगा, और ये आपने सुना भी हुआ होगा बहुत बार। ये जो शब्द मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ ये बहुत बार सुना हुआ शब्द होता है। सुना हुआ शब्द इसलिए कि यहाँ पर एक शब्द आएगा नॉन परफॉर्मिंग असेट्स और एक शब्द आएगा परफॉर्मिंग असेट्स। तो आप ध्यान रखिएगा जब आप ऑडिट करेंगे तो उसके पेपर के अंदर भी जो है इससे संबंधित जो है क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, और जो बैंकिंग कंपनीज का जो ऑडिट होता है तो उससे संबंधित जो क्वेश्चंस है वो आपके ऑडिट के पेपर में भी पूछे जा सकते हैं। तो आप देखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ बैंकिंग असेट्स एंड प्रोविजन ऑन बैंकिंग असेट्स। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सुनते हैं, उसके बाद जो है इसमें से जो है क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहली बात है कि जो बैंकिंग असेट्स होती हैं वो बैंकिंग असेट्स वो असेट्स होती हैं जो बैंक ने लोन के रूप में पैसा बांट रखा है या जो बिल डिस्काउंट कर रखे हैं, जैसा भी आपने थोड़ी देर पहले देखा। तो इस तरीके की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं इन ट्रांजेक्शन्स को आप बैंकिंग असेट्स कहते हैं। अब देखिएगा पहले क्या होता था, आरबीआई ने इसके बारे में आज से तो अगर 30-35 साल पहले जाएं तो आरबीआई कहता था कि जो भी तुम्हारा पैसा डूबने का तुम्हें लगता है उसका तुम एक प्रोविजन बना लो अपने हिसाब से। लेकिन जैसे जैसे समय बदलते रहे और बदलाव होता रहा समय के साथ, तो वहाँ पे एक चीज़ देखने के लिए मिली बड़ी कि आरबीआई ने इसको रेगुलेट करना शुरू कर दिया। देखिएगा बैंकों का, सभी बैंकों का जो रेगुलेटर है वो आरबीआई है, और आरबीआई के रेगुलेशन होने की वजह से आरबीआई ने ये बताया कि कब कौन सी असेट्स पर कितना प्रोविजन बनाना है, असेट्स को कैसे क्लासिफाई करोगे, असेट्स की क्या कैटेगरी होती हैं, तो उन सभी को हम इसमें जिक्र करेंगे। तो बैंकिंग असेट्स का मतलब क्या है कि बैंकिंग असेट्स का मतलब ऐसी असेट्स जो बैंक ने लोन के रूप में, एडवांसेस के रूप में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है या बिल डिस्काउंट कर रखे हैं। तो ये जो असेट्स हैं ये दो तरीके की होती है, वन इज स्टैंडर्ड असेट्स एंड सेकंड इज ए सब स्टैंडर्ड असेट्स या नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। देखिएगा जो स्टैंडर्ड असेट्स होती हैं वो असेट्स हैं जहां पर किसी तरीके का डाउट नहीं है, या हम ये कहते हैं कि जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है। देखिएगा सबसे पहली बात है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स कौन सी होती हैं। देखिएगा नॉन परफॉर्मिंग असेट्स वो असेट्स है जिस पे अमाउंट ओवर ड्यू का मतलब है कि जब पैसा लेना था चाहे तो ब्याज का चाहे प्रिंसिपल, उसको ड्यू हुए 90 दिन हो गए हैं और पार्टी ने बैंक को पेमेंट नहीं दी, यानी कि क्लाइंट ने बैंक को पेमेंट नहीं दिया, तो 90 दिनों के बाद वो असेट्स नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बन जाती है, जिसको हम अलग अलग कैटेगरी में डालेंगे। तो ऐसी असेट्स जहां पर कि बैंक ने जो भी लोन, बिल डिस्काउंट, क्रेडिट कार्ड लोन, ऑटो लोन, होम लोन, किसी तरीके के एडवांसेस दिए हैं और वहां पर ड्यू डेट के बाद 90 डेज के बाद भी उसको पैसा नहीं मिलता है, तो 91 डेज तक वो असेट्स परफॉर्मिंग असेट्स या स्टैंडर्ड असेट्स रहती है। तो जो असेट्स परफॉर्मिंग या स्टैंडर्ड असेट्स रहती है वो ध्यान रखिएगा, तो परफॉर्मिंग या स्टैंडर्ड असेट्स रहती है परफॉर्मिंग या स्टैंडर्ड असेट्स, राइट। तो ये परफॉर्मिंग या स्टैंडर्ड असेट्स की कैटेगरी में रहती है, और 90 डेज के बाद वो हो जाती है नॉन परफॉर्मिंग। अब 90 डेज के बाद जब पैसा नहीं मिलता तो एक साल तक, जब तक उसका फर्स्ट बर्थडे ना बन जाए, तब तक इस नॉन परफॉर्मिंग की जो कैटेगरी होती है उस असेट्स को बोलते हैं सब स्टैंडर्ड असेट्स।
यानी कि 1 साल तक वो असेट्स क्या होती है, सब स्टैंडर्ड। मानिएगा एक पार्टी से हमने पैसा लेना था 1 जनवरी 2019 के अंदर, 19 के अंदर, और उस पार्टी ने पेमेंट नहीं दी 31 मार्च तक। तो 31 मार्च को जैसे ही 90 डेज पूरे होंगे, मान लेते हैं लीप ईयर है, और 90 डेज जैसे पूरा होगा, 91 डेज पर वो असेट्स सब स्टैंडर्ड असेट्स हो जाएगी। तो 31 मार्च 2019 को वो सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी में होगी। और जब जैसे उसका 1 साल खत्म होगा, तो जब अगर 31 मार्च को साल शुरू हो रहा है, तो 30 मार्च 2020 को 30 मार्च 2020 को उसका सब स्टैंडर्ड का पीरियड खत्म हो जाएगा। कौन सा पीरियड खत्म हो जाएगा, सब स्टैंडर्ड। वो है तो नॉन परफॉर्मिंग, लेकिन नॉन परफॉर्मिंग की पहली कैटेगरी होती है स्टैंडर्ड असेट्स। तो जैसे ही उसका 1 साल खत्म होगा, वो असेट्स डाउटफुल असेट्स बन जाएगी। यहां पर टोटल पीरियड ऑफ डिफॉल्ट की अगर बात करोगे, तो बात होगा 90 डेज प्लस सब स्टैंडर्ड का पीरियड, जो कि 1 साल होता है। तो इसका मतलब 1 साल 3 महीने बाद वो असेट्स डाउटफुल हो जाती है, जिसके ऊपर बैंक को पैसे रिकवर नहीं हो रहे हैं। तो बैंक को जब वो पैसे रिकवर नहीं हो रहे हैं, तो बैंक उस असेट्स को डालता है डाउटफुल असेट्स। कौन से असेट्स डालता है, डाउटफुल असेट्स। तो ये जिंदगी भर डाउटफुल होती है। लेकिन अगर उसके बाद एक तीसरी कैटेगरी है, दैट इज ए लॉस असेट्स। लॉस असेट्स तब होती है जब बैंक कोर्ट में केस हार चुके हैं, खत्म हो गई असेट्स, या कोर्ट में भी आपने हारने के बाद अपील करने का राइट है आपके पास, लेकिन आपको पता है पैसे नहीं मिलेंगे। आरबीआई के ऑडिटर को ऐसा लगता है कि ये पैसे रिकवर नहीं होने वाले, और आरबीआई का जो ऑडिटर है वो आपको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो है, रिकमेंड करता है कि आप इसको लॉस ऑफ असेट्स डिक्लेयर कर दो, तो फिर वो लॉस असेट्स हो जाएगी। या कंपनी का खुद का ऑडिटर, या खुद का कंपनी का ऑडिटर, या स्टैट्यूटरी ऑडिटर, या इंटरनल ऑडिटर ये कहता है कि ये असेट्स जो है ये लॉस असेट्स है, आप इसको क्लासिफाई कर दीजिए लॉस असेट्स में। अब ये डाउट नहीं है, इसमें कंफर्म हो गया कि इसमें रिकवरी बहुत ही बहुत ही बहुत ही रिमोट है, यानी कि वो रिकवर होने के चांसेस ही नहीं है। तो ऐसे केसेस के अंदर बैंक जो है उस असेट्स को लॉस असेट्स डिक्लेयर कर देता है। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि 90 डेज तक जब लोन डिफॉल्ट रहता है, तो वो असेट्स स्टैंडर्ड ही रहता है, और जिनको टाइम पे पैसे मिल रहे हैं उनमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन अगर वो डिफॉल्ट भी करता है, तो 90 डेज के अंदर भी वो स्टैंडर्ड असेट्स ही रहती है। एक चीज़ हालांकि कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी बताता हूँ। देखिएगा, जैसे अभी कोविड-19 की प्रॉब्लम आई, और उस कोविड-19 की प्रॉब्लम में आरबीआई ने जो है बैंकों को बोला है कि जो आपके कस्टमर्स हैं, आप उनको जो है लोन के लिए परेशान नहीं करोगे। जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, वो आपको 5 महीने तक पैसा नहीं देंगे। वो 5 महीने बाद आप उनसे ब्याज भी और पैसा भी वसूल कर लेना। और उस पीरियड को बोला गया मोरेटोरियम पीरियड। अब मोरेटोरियम के अंदर बैंक ने जो है कस्टमर्स को फैसिलिटी दी। तो बैंकों ने कहा है कि जो 5 मंथ्स के अंदर जो डिफॉल्ट है, इसको पीरियड ऑफ डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे केसेस में उन कैलकुलेशन के अंदर ये स्पेशल केस है, वो नहीं माने जाएंगे। बट ये जो है हमारे कोर्स से तो रिलेटेड है नहीं, क्योंकि हमारे कोर्स में इस तरीके का तो सवाल आएगा नहीं। लेकिन मोरेटोरियम पीरियड जो होता है, वो ये मानते कि वो पीरियड है ही नहीं। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई असेट्स मोरेटोरियम पीरियड के अंदर सब स्टैंडर्ड असेट्स से सब स्टैंडर्ड नहीं बनेगी, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग नहीं बनेगी। अगर किसी ने मोरेटोरियम लिया है और वो मोरेटोरियम लेने के बाद अगर वो डिफॉल्ट करता रहता है 5 महीने भी, तब भी वो स्टैंडर्ड असेट्स ही रहेगी। ये आरबीआई की गाइडलाइन है, ध्यान रखिएगा। लेकिन हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, मोरेटोरियम सब नॉर्मल समझिएगा। 90 दिन डिफॉल्ट हो गया, 90 दिन तक स्टैंडर्ड असेट्स है। 90 दिन के बाद 91 दिन आ गया, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है, कैटेगरी हो जाएगी उसकी सब स्टैंडर्ड। अगले 1 साल तक उसी कैटेगरी में रहेगा सब स्टैंडर्ड। जैसे ही 1 साल पूरा होगा, उसकी कैटेगरी हो जाएगी डाउटफुल असेट्स। और जिंदगी भर डाउटफुल रहेगी वो असेट्स, जब तक कि उसको लॉस असेट्स घोषित ना कर दिया जाए। लॉस असेट्स या तो आरबीआई का गवर्नर, या आरबीआई का इन्वेस्टिगेटर, या कंपनी का खुद का ऑडिटर, स्टैट्यूटरी या इंटरनल ऑडिटर, या कंपनी की मैनेजमेंट खुद उसको लगता है। तो ऐसे केसेस के अंदर जो डाउटफुल असेट्स हैं या जो सब स्टैंडर्ड असेट्स हैं, उनको लॉस असेट डिक्लेयर किया जा सकता है। राइट, तो ये देखिएगा, हम अब इनके ऊपर प्रोविजंस के लिए जो रूल है, वो आरबीआई ने बताया कि इन पे प्रोविजंस क्या बनेंगे। तो प्रोविजन ऑन बैंकिंग असेट्स, प्रोविजन ऑन बैंकिंग असेट्स। अब इन बैंकिंग असेट्स पर प्रोविजन कैसे बनेगा, अब इसके लिए आपको रेट याद रखने पड़ेंगे। अब बैंकों ने जो लोन दे रखे हैं, उसमें हो सकता है कि बैंकों ने सिक्योरिटी ले रखी है, ये भी हो सकता है कि बैंकों ने सिक्योरिटी नहीं ले रखी हो। अगर बैंकों ने सिक्योरिटी ले रखी है, तो ऐसे लोन्स को सिक्योर्ड लोन बोलते हैं, और अगर सिक्योरिटी नहीं ले रखी तो ऐसे लोन को अनसिक्योर्ड लोन बोलते हैं।
तो इसके जो रेट हैं, पहले हम सिक्योर्ड की बात करते हैं। सिक्योर्ड के अंदर सब स्टैंडर्ड के अंदर 0.4% का जो है प्रोविजंस बनाते हैं, और ये स्टैंडर्ड असेट्स परफॉर्मिंग असेट्स होती हैं। इसके बाद है नॉन परफॉर्मिंग असेट, जिनको हम प्यार से एनपीए बोलते हैं। तो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स में जो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी है उसमें 15% बनाते हैं, और अप टू 1 ईयर अगर डाउटफुल है, यानी कि अभी डाउटफुल हुए 1 साल ही हुआ है उसको, तो 25%, 1 से 3 साल वाले डाउटफुल 40%, मोर देन 3 ईयर्स 100%, और लॉस असेट्स पे 100%। तो ये सारे प्रोविजंस के रेट आपके आ गए। अनसिक्योर्ड लोन के मामले में 40% होगा स्टैंडर्ड में, 25% होगा सब स्टैंडर्ड में, और बाकी किसी भी कैटेगरी में अगर वो डाउटफुल में चला गया, द प्रोविजंस विल बी 100%। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि अगर वो, चलिए मैं उसको जब क्वेश्चन आएगा तभी आपको बताऊंगा। अब देखिएगा, ये है एग्जांपल नंबर 3। मान लीजिएगा ये हमारी असेट्स हैं, सब स्टैंडर्ड असेट्स, ये मैंने लिख दिया आपको, ये मैंने एग्जांपल दे दिया आपको कि ये स्टैंडर्ड है, ये सब स्टैंडर्ड है। तो इन पर आप कैसे प्रोविजन बनाएंगे? तो ये सवाल जो है 4 नंबर का एग्जाम में आता है, बट ये प्रोविजंस के रेट आपको याद रखने पड़ेंगे। तो इस 4000 के ऊपर 0.40% जो है 16 बन गया, 1000 पर 15% बन गया 150, 800 पे 25% 200, और इसी तरीके से आप ये सारे प्रोविजंस कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो टोटल प्रोविजंस है ये निकल कर आ गया। अब ये टोटल प्रोविजंस जो है आपके, मान लीजिए ग्रोस एनपी है आपकी 3800। अब इस ग्रोस एनपी में से, यानी कि जो टोटल है, जो एनपी है, एनपी का मतलब है जो कि सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में या डाउटफुल या लॉस असेट्स हैं, उसमें से प्रोविजन बन गया एनपी का 1885, और इसको बोलते हैं नेट एनपी। हालांकि देखिए ये आपकी बुक में नहीं है, लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में या बैंकों में काम करेंगे तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए। तो ये जो ग्रोस एनपीए है, ये जो ग्रोस एनपीए है दैट इज 3800, और अगर इसमें से हम प्रोविजंस माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट एनपीए, राइट। तो सिंपल सी बात यहां पर क्या निकल कर आई? सिंपल सी बात यहां पर एक सिंपल सी चीज निकल कर आई। वो सिंपल चीज ये है कि यहां पर बैंकों को प्रोविजन बनाना पड़ेगा, लेकिन प्रोविजन बनाने से पहले एक दूसरा काम है, बैंकों को अपनी असेट्स का क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा कि उनकी कौन सी असेट्स किस कैटेगरी के अंदर आती है, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप सारा समझ गए होंगे कि किस तरीके से कैलकुलेशन होती है, राइट। ये परसेंटेज ऑफ ग्रोस एनपी और नेट एनपी है, ये नहीं कैलकुलेट करनी होती, ये ध्यान रखिएगा। ये हालांकि आप अगर जो है बिजनेस वर्ल्ड में जाएंगे तो ये शब्द जरूर सुनोगे, प्रोविजन कवरेज रेशियो, ये इसकी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है जी। अब उसके बाद देखिएगा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आप होमवर्क में करेंगे, ये मैंने आपको कंसेप्ट करा दिया। तो इसी तरीके से जैसे आप में अगर इसको कोई दिक्कत आएगी तो आप जो है देख लेंगे यहाँ से। तो ये जो कॉपी है इसकी प्रिंट की, ये भी आपको जो है मैं उपलब्ध करा दूंगा, तो आपको ये व्हाट्सएप मैसेज पे भेज दूंगा। तो इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो आप इसमें से देख भी सकते हैं। तो जिस तरीके का हमने रिबेट वाला जो क्वेश्चन कराया था, इसी तरीके से रिबेट का क्वेश्चन नंबर 7 भी है, ये भी आप होमवर्क में करेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 भी करेंगे आप। सिमिलरली रिबेट वाले क्वेश्चन हैं ये क्वेश्चन नंबर 22 भी है, ये भी आप होमवर्क में लिखिए। ये भी होमवर्क में क्वेश्चन है 22, ये रिबेट वाले क्वेश्चन हैं। फिर 25 करेंगे, ये तो मैंने कराई दिया आपको बिल स्कोर कलेक्शन का। फिर क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे, ये भी बिल स्कोर कलेक्शन का है, सॉरी रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट का है। फिर क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, सॉरी 31 है, क्वेश्चन नंबर 31 करेंगे, बिल्स फॉर कलेक्शन का है। फिर क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे, ये भी बिल्स डिस्काउंटिंग का है, यानी कि रिबेट वाला है। फिर क्वेश्चन नंबर 35 करेंगे, ये भी रिबेट का है। अब देखिएगा अगली एडजस्टमेंट आती है एडजस्टमेंट नंबर 4।
यानी कि जो लोन्स आपने कवर्ड किए ईसीजीसी से या डीआईसीजीसी से। तो ये जो है ये आपको जो है नेक्स्ट क्लास में हम जो है कराएंगे। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एडजस्टमेंट नंबर जो है 4 शुरू करेंगे। तो आज की जो क्लास वो यहीं पर है। तो अभी तक आप ये इसको कंप्लीट करिएगा जो होमवर्क दिया है इसको, फिर जो बाकी जो है ये कल जो है आपको ये वाली क्लास मिलेगी। तो तब तक जो है आप इसको रिवाइज करिएगा, तो कल आपको क्लास प्रोवाइड करा देंगे।